जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम विजन आइस के मंथली मैगजीन जून 2024 को सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हम पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं उसका क्रेडिट डेफिनेटली विजन आइस को जाता है और हमारा टारगेट रहेगा कि ये हम मैगज़ीन को 7 पार्ट्स में कंप्लीट कर लें। आज हम पहला पार्ट करने वाले हैं जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी न्यूज़ है कोलिजन गवर्नमेंट। देखिए जितने भी आर्टिकल होंगे उनका फॉर्मेट ऑलरेडी मेंस के आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में होता है और मेरा तरीका भी यही रहेगा कि मैं मिनिमलिस्टिक वे को यूज़ करते हुए आपको बताऊं ताकि अगर इसी बेस पे आपको कोई आंसर लिखना हो तो आप डेफिनेटली इजीली लिख पाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कोलिजन गवर्नमेंट है। जैसे 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें एनडीए विनर आया है बाहर। एनडीए में बहुत सारी पार्टीज़ है। एनडीए का नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस में बहुत सारी पार्टीज़ है, जैसे कि एक है बीजेपी, फिर दूसरी है हमारी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश से, फिर है हमारी जनता दल यूनाइटेड बिहार से। ओके, तो वैसे ही ये सभी पार्टी ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई है। अभी गवर्नमेंट ऐसा हो करती क्यों है? तो अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी अगर विन नहीं कर पाती है तो वो ग्रुप बनाते हैं और इसी ग्रुप को हम कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन है पॉलिटिकल अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल पार्टीज कोलैबोरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट व्हेन नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजोरिटी। 2014 एंड 2019 में बीजेपी ने क्लियर मेजोरिटी बना ली थी और उनको किसी के साथ कॉलिजन करने की नीड नहीं पड़ी थी। ओके, अभी हम उसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री क्या रहा है इंडिया में? तो 1977 में पहली बार कॉलिजन गवर्नमेंट बनी थी जनता गवर्नमेंट की, एट यूनियन लेवल। फिर 1989 में एरा स्टार्ट हो गया था कॉलिजन गवर्नमेंट का इंडियन पॉलिटिक्स। फिर 1999 से 2004 तक एनडी अलायंस ऐसा पहला फर्स्ट कॉलिजन था जिसने सक्सेसफुली 5 ईयर की टर्म कंप्लीट की थी। इससे पहले जो भी कॉलिजन बन रहे थे वो 5 साल कंप्लीट कर नहीं पा रहे थे, बहुत इंस्टेबिलिटी रहती थी। और फिर से 2024 में कॉलिजन गवर्नमेंट देखने को हमें मिली है। ओके, अब ये जो कॉलिजन होता है वो कैसे बनता है? तो ये भी इलेक्शन से पहले भी बन सकता है और इलेक्शन के बाद भी बन सकता है। और जो इलेक्शन के बाद बनता है वो तभी बनता है कि जो पहले से जो बनाए हुए थे अलायंस, उन्होंने अगर कोई पार्टी नहीं जीती है तभी हमें इलेक्शन के बाद वो बनाना पड़ता है। राइट, कॉमन सेंस है। चलिए, अब इसका फ़ायदा क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। तो अलग अलग रीजन से अलग अलग रेंज के जो लोग होंगे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तक भेज पाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन ब्रॉड हो जाएगा। अभी देख लीजिए कि बिहार की पार्टी आई है, आंध्र प्रदेश की आई है, तो ये सब अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है ना। तो इससे हमारी जो पॉलिटिक्स होती है वो और इंक्लूसिव हो जाती है। फिर चेक्स एंड बैलेंसेस, कि कोई एक पार्टी ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा ऑथोरिटेरियन बिहेव नहीं कर सकती है क्योंकि ये कॉलिजन है और इसमें अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। ओके, फिर कंसेंसस बिल्डिंग। तो अगर कॉलिजन बना हुआ है तो आपकी ये मैंडेट हो जाता है कि हर एक पार्टी को आप मनाओ कि हाँ भाई हमारी जो पॉलिसी आ रही है वो अच्छी आ रही है। तो इसीलिए वाइडली आपको एक्सेप्टेड पॉलिसीज़ मिलती है। फिर रोल ऑफ लोकसभा, ये ज़्यादा वाइब्रेंट और सब्सटेंटिव हो जाता है डिबेट्स के लिए। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी फेडरलिज्म क्या होता है? तो स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये फेडरलिज्म है। और अगर रीजनल पार्टीज़, कोई रीजन की पार्टी अगर सेंटर में उसका रिप्रेजेंटेशन जा रहा है तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है पूरे के पूरे कॉलिजन गवर्नमेंट के। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए, कॉलिजन गवर्नमेंट है और आपको हर एक पार्टी को अलग से मनाना पड़ रहा है। और अगर कोई पार्टी नहीं मानती है, हो सकता है वो अपना अलायंस से बैकफुट ले ले कि भाई अभी हम आपके पार्ट नहीं है। तो इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? तो एनडीए का ही अलायंस जो है उसको 1998 में विक्ट्री प्राप्त हुई थी, बट वो सिर्फ 13 मंथ ही चली थी। वाजपेयी इनके लीडर थे। तो वही इंस्टेबिलिटी है, एक पार्टी खिसक गई तो आपकी पार्टी गिर जाएगी पूरा का पूरा। फिर पॉलिसी पैरालिसिस। अभी पार्टी एक दूसरे को मनाने के लिए क्या होता है, डिले बहुत हो जाता है कि कोई एक पॉलिसी बहुत अच्छी आ रही है, कोई कोई एक पार्टी भी अगर आपके साथ रेडी नहीं है तो वो आगे पॉलिसी बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए पैरालिसिस टाइप हो जाएगा कि आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। ओके, इसका भी एग्जांपल है कि इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में, उसमें बहुत सारी पार्टीज़ ने अगेंस्ट किया था और विड्रॉ हो गई थी आख में। ओके, और हमें पॉलिसी बनाने में काफ़ी देर भी लगी थी। फिर मायोपिक डिसीजन मेकिंग। तो यूजुअली होता क्या है कि ये जो कॉलिजन
वाली सिस्टम होती है ना, इधर उधर होती रहती है। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म की कोई स्ट्रेटेजी हमें चूज़ करनी हो तो वो चूज़ करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो कोलिजन के डायनेमिक्स चेंज होने के चक्कर में हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो भी हिंडर करती है। फिर कॉम्प्रोमाइजिंग आइडियोलॉजीज़, कभी कोई भी जो पार्टी होती है वो कोई एक कोर आइडियोलॉजी से चल रही होती है। अगर इसमें ज़्यादा कॉलिजन होता है, अलग अलग पार्टी आ जाती है, तो वो आइडियोलॉजी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ज़्यादातर आइडियोलॉजी क्या होती है, जैसे कि लिबरल आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, एट्सेट्रा। रीजनलिज्म, इससे क्या होता है कि ज़्यादा रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अभी समझ लीजिए कि कोई सेंटर में अलायंस बना हुआ है और उसमें पर्टिकुलरली कोई एक रीजन की पार्टी का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, तो वो रीजनल पार्टी चाहेगी ना कि जो भी स्कीम आ रही है वो हमारे रीजन में ज़्यादा है, हमारे स्टेट में ज़्यादा है। तो इससे रीजनलिज्म बढ़ जाएगा कि कोई एक स्टेट को तो भाई 10 रुपये मिल रहे हैं, या जबकि दूसरे स्टेट को 1000 रुपये मिल रहे हैं। ओके, ये आप अगर खुद न्यूज़ से अवेयर हो तो आपको खुद पता चल जाएगा। फिर फॉरेन पॉलिसी, अभी कॉलिजन अलायंस से ही कभी कभी क्या होता है कि रीजनल पार्टी अपना ज़्यादा प्रभुत्व दिखाती है, ज़्यादा पावर दिखाती है, और जो फॉरेन पॉलिसी हमारी होती है वो वीक हो जाती है। जैसे कि हमारा इशू चल रहा है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ, और अभी भी चल ही रहा है भाई। उसका डिसीजन हम पर्टिकुलर ले नहीं पा रहे हैं। उसका मेन इशू क्या है कि बंगाल की पॉलिटिक्स उधर अलग चलती है और सेंटर की भी अलग चलती है, तो हम फॉरेन पॉलिसी में भी वीक पड़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इट्स बेटर टू हैव क्लियर मेजोरिटी देन कॉलिजन। ठीक है, बट आपको फिर फ़ायदे भी याद रखने हैं और नुकसान भी याद रखने हैं। चलिए, वे फॉरवर्ड क्या है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। होता क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देते हैं कि भाई ये पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो इसको हटा दो, फिर वारी से इलेक्शन करो, ये वो चक्कर हो जाता है। इसी को चलते नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने एक रिकमेंडेशन की थी कि सिर्फ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मत लाइए, बल्कि आप लाइए कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें हम क्या करेंगे कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन तो है ही है कि भाई इस पार्टी को हटा दो, जैसे कि एनडीए है तो एनडीए को हटा दो। साथ ही साथ आप ये भी सुझाव दो कि इसको अगर हटा देंगे तो कौन लीडर बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ए पार्टी को हम हटा रहे हैं, ए पार्टी के लीडर थे राजू, राजू के सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और बी पार्टी के श्याम को आप लीडर बनाइए। फिर इस पे वोट होगा कि या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये फेल हो जाता है तो फेल हो गया भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना हो बल्कि हो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ओके, फिर इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो भाई उसके लिए भी एक आप मैकेनिज्म लेके आए कि कौन स्पीकर बनेगा, कौन लीडर ऑफ लोकसभा बनेगा, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजन, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आइए जो कि पब्लिक को रिपोर्ट करेंगे कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ कॉलिजन इम्पैक्ट असेसमेंट भी लेके आए कि कॉलिजन के चलते डिसीजन मेकिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बनाइए, जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बना दी लाइक इंटर स्टेट काउंसिल, या फिर कोई नॉन पार्टी बॉडी बना दी नीति आयोग, जिसका काम यह रहेगा नेशनल पॉलिसीज़ को बनाना, ताकि कॉलिजन गवर्नमेंट से उसको कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो बस यही है। देख लीजिए, हमने सिग्निफिकेंस देख लिया है कॉलिजन गवर्नमेंट का, साथ ही साथ उसके चैलेंजेस भी देख लिए और वे फॉरवर्ड भी देख लिया। आपको बस मेजर बुलेट पॉइंट भी याद होंगे आंसर के लिए कि भाई बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन, चेक एंड बैलेंसेस, कंसेंसस बिल्डिंग, तो उससे भी आप पूरा सेंटेंस बना लोगे और वही चाहिए होता है। आपको आंसर को ज़्यादा डेप्थ और एज कैसे मिलेगी कि आप कोई पॉइंट कोट करोगे पर्टिकुलर, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी काम का है। फिर जैसे ये सेकंड ARC रिपोर्ट है वो भी कॉलिजन के रिलेटेड ही बात करता था। फिर अगेन यही है NCR WC, ऐसे सबको आप कोट करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप करंट के जो इवेंट हुए उसको भी कोट कीजिए तो भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बाकी ये जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे कवर करते ही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डिमांड फॉर न्यू स्टेट। ये हमने जो डेली कर्व करते हैं उसमें भी देखा था कि जो भील प्रदेश है वो डिमांड कर रहा है कि हमें स्टेटहुड दीजिए। भील प्रदेश के एरिया आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ऐसे करके कुछ एरिया है इधर तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अभी इधर क्यों न्यूज़ में है
डिमांड फॉर न्यू स्टेट, तो जो तेलंगाना को 2014 में हमने स्टेटहुड दिया था उसको 10 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए ये न्यूज़ में है। साथ ही साथ भील प्रदेश भी है। ओके, देख लेते हैं प्रोसीजर क्या होती है कोई भी न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश करने की। आर्टिकल 3 का हम यूज़ करते हैं। ये देखो पार्ट नहीं है आर्टिकल 368 का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा लिया जाता है, उसका ये पार्ट नहीं है। ओके, क्या करता है ये, फॉर्म करता है कोई न्यू स्टेट, अल्टर करेगा किसी भी एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज़ को या फिर कोई नेम्स को, या फिर जो पहले से कोई स्टेट एग्जिस्ट होगा उसको तोड़ फोड़ करके एक नया स्टेट बना देगा। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। क्या स्टेट को अपनी मंजूरी देना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, प्रेसिडेंट उनको शेयर ज़रूर करेगा कि भाई बता दीजिए कि हम इसको न्यू स्टेट बना रहे हैं। अगर आपकी हाँ है तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक, बट हाँ रेफ़र ज़रूर करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये किससे बन जाएगा? तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से ही बन जाएगा, सिंपल मेजोरिटी। ओके, सबसे पहला देश कौन सा था, सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो हमारे देश में बना था? तो आंध्र प्रदेश था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी फैक्टर ड्राइविंग डिमांड फॉर न्यू स्टेट, क्यों भाई न्यू स्टेट क्या क्यों बनाना पड़ता है, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं? तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जैसे गुजरात महाराष्ट्र को ही ले लीजिए कि महाराष्ट्र में ज़्यादा मराठी बोलने वाले पीपल थे और गुजरात में ज़्यादा गुजराती बोलने वाले पीपल थे, इसलिए हमने दोनों स्टेट को अलग कर दिया बाई इन 1960। फिर रीजनल डिस्पेरिटीज़ होती है, जैसे डिमांड है महाराष्ट्र और विदर्भ रीजन की, क्योंकि महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न साइड है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और जो ईस्टर्न साइड है वो काफ़ी कम डेवलप्ड है, इसलिए वो भी बोलते हैं कि हमें भी अलग अलग कर दो ताकि हम अपना खुद अलग से अच्छे से देख पाएँ। फिर कल्चरल आइडेंटिटी होती है कि अलग अलग कल्चर, रेस, लैंग्वेज, कस्टम्स वाले लोग चाहते हैं कि हम अपना अलग से एक स्टेटहुड रखें ताकि हमें एक अलग से आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे कि उसका एग्जांपल क्या है? तो बोडोलैंड रीजन ऑफ असम। अब ये बोडोलैंड किसकी डिमांड करता है? तो बोडोलैंड चाहता है कि असम का भी कुछ एरिया, कुछ बंगाल का, कुछ मेघालय का, कुछ नागालैंड का, अरुणाचल का, ये सब एरिया मिला के हम एक अपना अलग से स्टेट बना लें। हालांकि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे स्टेट को काटना पड़ेगा और बहुत सारे स्टेट से इसको दिक्कत हो सकती है। सो इट इज़ बैड फॉर आवर यूनिफॉर्मिटी, इसलिए शायद ही ये होगा। ओके, फिर चौथा क्या हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ही बहुत हार्ड पड़ रहा हो तो भी हो सकता है। जैसे एक इधर भी हमें एग्जांपल मिल जाता है कि हर एक प्रदेश डिमांड करता है उत्तर प्रदेश से अलग होने का। ओके, तो ये आपके पॉइंट हो गए कि कोई भी न्यू स्टेट क्यों डिमांड करता है कि भाई हमें अलग करना है। शॉर्ट में आपको लिंग्विस्टिक, रीजनल, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोड क्या बन जाएगा? ARC है इसीलिए बना रख दे रहा हूँ, ARC-L। ज़्यादा तो ऐसा कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही ARC की रिपोर्ट आती है फेमस, इसलिए। चलिए अभी देखो फेवर और अगेंस्ट क्या है, क्यों बनाना चाहिए और क्यों नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहला फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, छोटा प्रदेश होगा तो हम अच्छे से उसको डेवलप कर पाएंगे और एडमिनिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि इधर भी एग्जांपल दिया है कि तेलंगाना जब से बना है तब से उसकी जो पैडी की प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। 2.4 थी, उससे 20 तक हो गई है, 20 मिलियन मेट्रिक टन। इट्स ह्यूज। फिर इनोवेशन ज़्यादा हम अच्छा कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे कि भाई अगर छोटा एरिया है तो हमें गवर्नेंस ईजी है, सर्विस डिलीवरी ईजी है, तो हम ज़्यादा इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जबकि बड़े एरिया में वो इनोवेशन करना या एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। उसका भी एग्जांपल है कि केरला गवर्नमेंट का ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। फिर ट्रेड, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, ऐसे सब जो स्टेट हैं वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं मोर देन जो बड़े स्टेट हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे। ओके, अभी देखो ये आप कायदे से नहीं कर सकते हो, लिख सकते हो, बट इट्स फाइन। इसका मतलब क्योंकि अभी आप फिर देखोगे मीट के प्रोडक्शन में, मिल्क के प्रोडक्शन में तो उत्तर प्रदेश बढ़ जाएगा। बट यूजुअली आप ऐसा कर सकते हो कि भाई ट्रेड भी स्ट्रीमलाइन हो सकता है क्योंकि छोटे एरिया को हमें मॉनिटर करना, इवोल्यूएट करना, ऑडिटिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है, तो हम ज़्यादा अच्छे से ट्रेड पॉलिसी लेके आ सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट कि हम डेवलपमेंट भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसका भी एग्जांपल है, बट ठीक है आपको याद नहीं हो तो चलेगा। अभी ये तो फ़ायदे हो गए, नुकसान क्या हो जाएगा? सबसे पहले भाई इकोनॉमिक स्ट्रेन बढ़ेगा। अगर आपको अलग से स्टेट बनाना है तो उसका अलग से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। अगर एस्टिमेट आप लगा लो तो सोचिए एक हमने जो तेलंगाना बनाया था उसमें सिर्फ कैपिटल और वो सब बिल्डिंग शिल्डिंग का ही खर्चा 40,000 करोड़ हो गया।
ऐसे अगर नए नए स्टेट बनने लगे तो कितना हमारा खर्चा हो जाएगा। फिर रिसोर्स अलोकेशन, ऑलरेडी हम इतना अलग अलग स्टेट को अलग अलग पैसा बांटते हैं, उसमें से फ्री रिसोर्स भी बांटना पड़ेगा हमें कि भाई अभी वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। और दूसरा क्या है, रिवर वाटर डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट हो जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ और उनका डिस्प्यूट शुरू हो गया रिवर कावेरी को लेके कि भाई कावेरी का वाटर ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किसको ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, फिर बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाएगा। यहाँ पे बेलगावी का एग्जाम्पल आता है कि जो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है, दोनों बोलते हैं कि ये हमारा गांव है, वो बोलते हैं ये हमारा गांव है। अगर एक ही स्टेट होता तो ये बात ही नहीं आती, राइट। जितने आप तोड़ोगे उतना ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। फिर पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स क्या है, तो ये एक टैक्सेशन से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में आता है कि भाई टैक्स चोरी का एक शख्स पकड़ा गया था, फिर उससे दूसरा तीसरा चौथा बड़े बड़े लोग पकड़े गए और लगातार चलता ही रहा। वैसे ही हो जाएगा कि अगर आपने एक स्टेट को बना दिया, फिर दूसरे स्टेट भी डिमांड करेंगे भाई अभी हमें भी बना के दो, तो ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे बॉडोलैंड समझ लीजिए हमने बना देते हैं, फिर ये बोलेंगे हमें ग्रेटर नागालैंड बना के दो, ये भी डिमांड है एक। वैसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है कि दूसरे स्टेट भी आ गया है और बोले कि हमें भी अलग करके दो। ओके, जुडिशरी ने इसके विषय में क्या कहा है, तो जुडिशरी कहती है भाई आपको जो भी स्टेट में करना है करो, आर्टिकल 3 को यूज़ करते हैं आप जो भी करना चाहते हो करो, इट्स फाइन। बट आप कभी भी आर्टिकल 3 का यूज़ करते हुए इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को सीड नहीं कर सकते हो, मतलब उसे नहीं दे सकते हो। ठीक है, और ये कौन से जजमेंट में कहा था, तो बेरी बारी यूनियन केस 1960। ऐसा क्यों कहना पड़ा था, तो भाई हम चाहते थे कि हम कुछ हिस्सा बांग्लादेश, मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको हमारा दे दे, उसके साथ कुछ हमारा बातचीत चल रहा था, तभी ये जजमेंट आया था। ओके, फिर दूसरा क्या बोला, ये जो भी हम सीड करते हैं अगर इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ती है, और हमने किया भी हुआ है, हमारे जो इनक्लेव्स थे हमने तकरीबन बांग्लादेश के साथ 100 उन्हें दे दिए थे, और 51 जितने हमने रखे थे इनक्लेव एक दूसरे के थे, हमारे इनक्लेव उनकी टेरिटरी में थे, उनके इनक्लेव हमारी टेरिटरी। इनक्लेव क्या होता है, तो ये कोई बड़ा सा कंट्री है, उसके उसमें छोटा सा कोई जगह किसी और देश का है, तो वो हो जाएगा इनक्लेव। ठीक है, मतलब छोटा सा आइलैंड जो कि ज़मीन में ही है, पानी नहीं है आसपास, ज़मीन ही है, वो इनक्लेव हो जाएगा। ये हमने किया था बांग्लादेश के साथ 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। देखो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, क्योंकि जुडिशरी ने बोला था कि अगर फॉरेन को देना है तो आपको अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा, 368 आर्टिकल की आपको नीड पड़ेगी। ओके, तो हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशन को 1960 में यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र किया ही था पाकिस्तान को, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2015 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ। ओके, बाई 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये पॉलिटिक का हिस्सा, आप उधर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कमिटीज़ की रिपोर्ट क्या है, क्योंकि अगर आप आंसर लिखोगे उधर आपको कमेटी की रिपोर्ट ही लिखनी है, कोई भी कमेटी लिखो, जुडिशरी की रिकमेंडेशन लिखो, कमेटी की रिपोर्ट लिखो, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखो ये दो कमेटी काम की नहीं है इतनी, क्योंकि एसके धर और जेवीपी दोनों ने मना ही कर दिया था कि नहीं भाई ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। फजल अली ने बोला था कि हाँ कर सकते हैं, बट आपको कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है, जो कि हम अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इंडिया की यूनिटी एंड सिक्योरिटी पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी रहनी चाहिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को और वो चीज़ों को हम हमेशा कंसिडर करेंगे, और वेलफेयर ऑफ पीपल हमारा पहला मोटिव रहेगा, और नेशन हमारा पहला मोटिव रहेगा, न कि स्टेटहुड बनाना। ओके, फजल अली ने जो बोला था तो 14 एंड 6 यूनियन टेरेटरी थे, और फिर उसके बाद तो टूटते ही गए। ओके, तो ये हमने पूरा का पूरा देख लिया है कि न्यू स्टेट बनता कैसे है, सबसे पहले बनाने के उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, और बना दिया तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकता है। ओके, अभी वे फॉरवर्ड, और इसमें हमने जुडिशरी भी देख लिया और कमेटी की रिकमेंडेशन भी देख ली। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, क्या हम कर सकते हैं इसमें अच्छा, तो सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए कि हर एक रीजन का अच्छे से डेवलपमेंट हो, इक्वली डेवलपमेंट हो, तो शायद ये डिमांड उठे ही नहीं पहली तो, और अगर ये डिमांड उठती है तो भी हम उसको अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर पाए। फिर एक्सपर्ट कमेटी को हम एंगेज करें कि भाई अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर इकोनॉमिक वायबिलिटी देखें कि अगर कोई हम नया स्टेट बना देंगे तो क्या एक्चुअली ये इकोनॉमिकली अच्छा होगा या उससे ज़्यादा हमें नुकसान होने वाला है। ओके, और लास्ट है कोई प्रॉपर गाइडलाइंस लेके आइए
कि क्या कैसे काम करेगा, जैसे हम फोकस करेंगे इकोनॉमिक और सोशल वायबिलिटी पे रेदर देन पॉलिटिकल। ओके, तो दैट्स इट, ये भी आर्टिकल ख़त्म हो गया। देखिए अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट डेफिनेटली करिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, कोई शॉर्ट्स बना लेंगे या मैं खुद मैसेज में ही समझा दूंगा। और समझ आ रहा हो तो भी डेफिनेटली आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ भाई हम ठीक से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई इसके जो क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन, वो भी मैं आपको दूँ, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। इसी आर्टिकल को यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको अगर नहीं आता है तो इसी को पढ़िए और फिर क्वेश्चन लिखिए। बट ध्यान रखिएगा कि आपको लिखना वो टाइम लिमिट के अंदर ही है, कितना भी बकवास लिखो पर टाइम में लिखने की कोशिश करना। ओके, मैं वीडियो के अंत में जो एक पेज होगा उसमें मैं आंसर क्वेश्चन डाल दूंगा, फिर आप अपने आप से लिख लेना। आपको चाहिए होगा तो मैं उसका आपको मॉडल आंसर भी दे दूंगा। चलिए, फिर हमारा नेक्स्ट है इंटरनल इमरजेंसी। देखिए इंटरनल इमरजेंसी करके अलग से तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है उसी के अंदर दो पॉइंट आते हैं। एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि बाहर से कोई कारण है उसकी वजह से हम इमरजेंसी लगाए, और दूसरा होता है इंटरनल इमरजेंसी, मतलब कि इंटरनल इमरजेंसी इज़ जस्ट अ नेशनल इमरजेंसी। ओके, देख लेते हैं इमरजेंसी के बारे में। सबसे पहले बैकग्राउंड क्या है। तो भाई इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पीपल के राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट के ऊपर अपनी पावर असर्ट करता है, पावर अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया था, तो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जर्मनी का। कहाँ पे हमें ये मेंशन मिलता है, तो 352 से लेकर 360 में हमें देखने को मिलता है। 352 है हमारा नेशनल इमरजेंसी, 360 है हमारा प्रेसिडेंट रूल, और एक सेकेंड उल्टा मैंने बोल दिया, 360 हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी और 356 है हमारा प्रेसिडेंट रूल। देखिए 4 4 4 के आता है, 52 में नेशनल, 56 में प्रेसिडेंट रूल और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, आगे देखते हैं इमरजेंसी हम क्यों लगाते हैं भाई, तो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कौन कौन सी है, तो सबसे पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, जो कि दो ग्राउंड पे लगती है, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। ये पूरे इंडिया में भी लग सकती है या फिर पूरे इंडिया के छोटे से किसी पार्ट में भी लग सकती है। ये क्वेश्चन बन सकता है अगर आप प्रीलिम्स को अगर टेस्ट करते हो तो। क्या क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या किसी एक स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, तो हाँ लग सकती है। ठीक है, नाम नेशनल है बट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में भी हो सकती है। और अगर कोई एक स्टेट में वो लगी हुई है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे कोई स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए चाइना ने अटैक कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में लगा दी हमने नेशनल इमरजेंसी, तो हम केरला में बैठे एक शख्स को भी ये कोई उसके जो राइट होंगे उसको सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि भाई नेशनल इमरजेंसी है, वॉर चल रही है। अभी आप अपने सारे के सारे राइट मांगोगे, ये नहीं चल पाएगा। ओके, फिर क्या है, तो ये कौन लगाता है, तो प्रेसिडेंट लगाते हैं ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, उसके जो प्रोविजंस है वो हम देख लेंगे आगे। ये कब हमारे यहाँ पे लगी हुई थी, तो 3 बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी, 62 में, 71 में और 75 में। जो ये दो लगी थी वो वॉर के चलते लगी थी, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन था, और जो 75 में लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते लगी थी। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों थे, क्या थे, वो तो गॉड नोज। आप जब पोस्ट इंडिया पढ़ोगे तब आप खुद पता चल जाएगा। चलिए, ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो पहले उनका नाम था, फिर हमने चेंज कर दिया और उसको कर दिया आर्म्ड रेबेलियन। क्योंकि क्या होता था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है ये कह के सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट पे नेशनल इमरजेंसी लगा देती थी, और उधर पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी फेल हो जाता था। फिर हमने किया कि भाई सिर्फ डिस्टर्बेंस कहना सही नहीं है, अगर वो एरिया में कोई आर्म रेबेलियन टाइप सिचुएशन हो जाएगी तब उसको हम लगा देंगे, इसीलिए उसका वर्ड भी हमने चेंज कर दिया आर्म रेबेलियन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, दूसरे होता है प्रेसिडेंट रूल, जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट के अंदर। और फिर होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब किसी पार्ट में या फिर पूरे इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इधर उधर हो जाए, हमारे पास पैसे इतने बचे नहीं। ये कभी हमारे इंडिया में लगी है नहीं, क्योंकि हम किसी सिचुएशन में फंसे हैं नहीं। हो सकता था 1990 के आजू बाजू ये हम ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि हम फंस जाते, बट बच गए थे। हमने एलपीजी रिफॉर्म अडॉप्ट कर लिए थे और फिर हमारी कंट्री अच्छी साथ से चलने लगी थी। ओके,
फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, देखिए ये प्रोक्लेमेशन आप इधर से मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, और जो लिखा हुआ हुआ वो इनफ नहीं है। उससे अच्छा है मेरे पास है, उधर से हम देखते हैं। सिर्फ एक सेकंड। हाँ जी, इधर देख लीजिए, इसको मैं एडिट कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। अभी देखो, सबसे पहले अप्रूवल कौन देता है, कि नेशनल इमरजेंसी आपको लगानी है तो अप्रूव उसे कौन करेगा। तो अप्रूव भी बोथ हाउस को करना पड़ेगा, और एवरी 6 मंथ करने का पड़ेगा। तो पहले तो ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंडेफिनेटली लग सकती है, मतलब एक बार अगर लगी है तो सालों के सालों चल सकती है, बट कंडीशन क्या है कि हर 6 महीने पे उसकी मीटिंग आप बुलाइए और उसको हर 6 महीने पे अप्रूव कीजिए। अप्रूव कौन करेगा, तो दोनों हाउस करेंगे बाई स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी, तो 2/3 टोटल पीपल हो वो होने चाहिए, और 2/3 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो भी होने चाहिए। ठीक है, ओके। फिर अगर समझ लीजिए कि इस दौरान लोकसभा है वो डिसॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, तो वही राज्यसभा मीन टाइम उसको अप्रूव करते रहेगी हर 6 महीने हर 6 महीने। और जब लोकसभा वापस आ जाती है, उसकी सिटिंग वापस बैठती है, तो फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन का उनको टाइम मिलता है लोकसभा को, कि आप भाई अभी डिसीजन लीजिए कि इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ओके। अभी जो प्रोक्लेमेशन जो होता है, ये मैंने मिस कर दिया। जो प्रोक्लेमेशन होता है वो कब इशू होगा, समझ लीजिए प्रेसिडेंट ने बोल दिया 1 अगस्त को कि भाई नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई है, तो उसके बाद सिर्फ 1 महीना मिलता है दोनों हाउस को, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी, कि आप प्रेसिडेंट ने जो प्रोक्लेमेशन दिया है उसको या तो अप्रूव करो या तो डिसअप्रूव करो। ओके, तो 1 महीना है प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए, और हर 6 महीने ये अप्रूवल डिसअप्रूवल आपको करना होता है। और अगर लोकसभा उस वक्त नहीं है तो वो काम राज्यसभा करेगी, और राज्यसभा करते हुए अगर लोकसभा वापस सिटिंग में आती है तो उसकी पहली सिटिंग जब भी हुई है, यानी जब वो मीटिंग करने बैठे हैं, तब से लेकर 30 दिन का लोकसभा को टाइम मिलता है कि आप बता दीजिए कि डिसअप्रूव करना है या अप्रूव करना है। ओके, और ये कैसे बताएंगे, तो रिटन रिकमेंडेशन जाएगी कैबिनेट की टू द प्रेसिडेंट। ओके, फिर जुडिशियल रिव्यू क्या इसमें हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। ये किस में बोला था, तो मिनरल मिल्स जजमेंट में 1980। तो इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये एक क्वेश्चन है। कितने दिन के अंदर अप्रूव करना होता है, तो 1 मंथ के अंदर, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या बार बार अप्रूव करना पड़ता है इसको, इंडेफिनेटली का हो सकता है, तो हाँ इंडेफिनेटली हो सकता है। और हर 6 महीने पे अप्रूव करना होता है। ये एक एक क्वेश्चन है जो पॉसिबल है कि प्रीलिम्स में बन जाए। अभी डिसअप्रूव कैसे करेंगे, ये हमने अप्रूव की बात कर दी, तो पार्लियामेंट का कोई खास रोल है नहीं इसमें। प्रेसिडेंट अपने आप से भी बोल सकता है कि भाई ये लो डिसअप्रूव, अभी से कल से इमरजेंसी नहीं है। दूसरा क्या है कि ये जो अप्रूवल होगा वो ओनली लोकसभा से आएगा बाई सिंपल मेजोरिटी। हटा देता हूँ मैं इसको, रहने दीजिए, बाई सिंपल मेजोरिटी। अभी दूसरा क्या रास्ता है कि स्पेशल सिटिंग कोई बुलाई जाए, 1/10 मेंबर हो लोकसभा की, लोकसभा में 550 मेजोरिटी है, या फिर प्रेजेंट इन वोटिंग समझ लीजिए कि प्रेजेंट लोग हो वो 520 ही हो, तो 520 की कॉरम होती है 1/10 मेंबर आ जाते हैं और बोल देते हैं लोकसभा के 1/10 मेंबर कि भाई इसको हटा दीजिए, और वो रिटन नोटिस देंगे या तो प्रेसिडेंट को या तो वो नोटिस देंगे स्पीकर को। और इसके चलते ये बिल आएंगे स्पेशल सेशन और बताएंगे कि भाई इसको हटा दें या हटा दें, तो फिर देखा जाएगा कि चलो हटा दो कोई बात नहीं। और ये जो मीटिंग होगी वो 14 दिन के अंदर बुलानी पड़ेगी, क्योंकि रिटन नोटिस दिए 1 तारीख को मैंने दी है, तो 15 तारीख तक आप बना लीजिए कि भाई क्या करना है। चलिए, और सिंपल मेजोरिटी से ही होगा, ठीक है, जो होगा वो होगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ जाता है, तो देखो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट होंगे, पहले तो काफ़ी सारा कैओस था, बट अभी के लिए क्या है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ पे जिस स्टेट में लगी है सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, कोई अदर स्टेट में भी उसको हटा दिया जाएगा, जैसे मैंने त्रिपुरा और केरला का आपका बता दिया था। फिर जितनी भी डायरेक्शन होगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, फिर लेजिस्लेटिव पावर्स और फाइनेंशियल, वो सब की सब आ जाएगी पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। स्टेट हो पर क्या स्टेट सस्पेंड हो जाएगा, तो नहीं, स्टेट सस्पेंड तो नहीं होगा, बट उसका काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भी काम कर रहे होंगे वो पार्लियामेंट वाले करेंगे,
और वही सब डिसीजन ले रहेंगे, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो या फाइनेंशियल हो। ओके, तो क्या ये हमेशा के लिए रहेगा कि जो भी डिसीजन लिया है वो हमेशा के लिए हो गया फाइनल? नहीं, जब इमरजेंसी हट जाएगी उसके 6 महीने के बाद वो भी हट जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि पार्लियामेंट ने रूल बनाया था कि कोई भी बड़े बाल नहीं रखेगा इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी समझ लीजिए कि जून में हट गई, तो उसके 6 महीने बाद यानी कि दिसंबर में वो ऑटोमेटिक हट जाएगा बड़े बाल वाला जो भी लेजिस्लेशन आया था वो। और इसके दौरान अगर स्टेट चाहे, किसी स्टेट को चाहना हो कि सितंबर में इसको हटा दे तो वो हटा सकता है, ठीक है, बट ऑटोमेटिक 6 महीने बाद हट जाएगा। चलिए, एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है और लेजिस्लेचर में भी कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है, वो किसी भी सब्जेक्ट पर रूल बना सकता है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा, उसका क्या टेन्यूर एक्सटेंड हो सकता है? तो हाँ भाई, एक्सटेंड हो सकता है बाई एनी लेंथ, बट हर साल एक, मतलब एक बार में 1 साल तक, फिर आप एक्सटेंड करते रहो हर साल, और 6 महीने तक वो इमरजेंसी जब ख़त्म नहीं हो जाती तब तक रहेगा। मतलब समझ लीजिए 2021 में टेन्यूर ख़त्म होने वाला था, मध्य प्रदेश में हमने इमरजेंसी लगाई, 2021 में ख़त्म होने वाला था, तो फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो 2022 तक, 2023 तक, हर साल आप अप्रूव करते जा रहे हो। और समझ लीजिए 2023 के जून में इमरजेंसी ख़त्म हो गई, तो मैक्सिमम 2023 के दिसंबर तक एमपी में वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो रह पाएगी, उसके बाद इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। तो इमरजेंसी ख़त्म हो जाने के 6 महीने बाद तक रहती है। फिर उसमें भी 2 आर्टिकल हमें मिलते हैं, 358 और 359। 358 क्या करता है, तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड करता है, जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो सब की बात करता है। और इसमें भी एक कंडीशन है कि कब सस्पेंड हो पाएगा, कि जब आपकी इमरजेंसी है वो सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो। क्योंकि अगर आर्म रेबेलियन वाली बात करोगे, इंटरनल वाली, तो उसमें हो सकता है चीटिंग हो जाए, कि आपने उधर लगा भी दिया और फिर आप बोलने भी नहीं दे रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 19 को सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन के चलते ही बंद किया जा सकता है। और ये रूल कब आया था, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में। साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि जो इमरजेंसी है उसके दौरान कोई भी रूल बनाया गया है या फिर कोई भी लॉ आया है, सिर्फ वही लॉ प्रोटेक्टेड है जुडिशरी में चैलेंज होने के लिए। मतलब कि समझ लीजिए कि कोई इमरजेंसी के दौरान कोई रूल आ गया यही बाल बड़े करने वाला, तो अभी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो इमरजेंसी के टाइम पे आया है। उससे पहले जो होंगे, मतलब ये इमरजेंसी के पहले कोई रूल आए होंगे तो उसको भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, बट ड्यूरिंग आया हुआ चैलेंज नहीं हो सकता है। तो ओनली लो जो कि इमरजेंसी के दौरान आया हुआ है वही प्रोटेक्टेड है फ्रॉम चैलेंज। ओके, 358 में हमने आर्टिकल 19 की बात की। 359 में हम किसकी बात करेंगे, तो सारे के सारे आर्टिकल जो प्रेसिडेंट बोल दे, ठीक है, तो वो सारे राइट सस्पेंड हो जाएंगे जो कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे। बट हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। और ये किस में दिया था, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये बता दिया था। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के टाइम लेकर आगे हो सकते हैं। और ये इमरजेंसी के शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब ऐसा बोला जाए इमरजेंसी भले ही लंबे टाइम तक चल रही है पर उसमें कुछ ड्यूरेशन तक बोला जा सकता है और कुछ स्पेसिफिक पार्ट तक भी बोला जा सकता है। कि हो सकता है ये बोल दे कि भाई पूरे कंट्री में ये लागू नहीं होंगे, और हो सकता है बोल दे कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट में लागू नहीं होंगे। फिर हो सकता है कि बोल दे इमरजेंसी जब तक रहेगी तब तक लागू नहीं होंगे, या फिर बोल दे कि इमरजेंसी होए उसके 1 महीने तक लागू नहीं होंगे। ठीक है, सेम आर्टिकल 19 में भी था, ये वो एंटायर ड्यूरेशन के लिए लग सकता है और पूरी कंट्री में लग सकता है। ओके, तो यही था पूरा का पूरा इमरजेंसी का। इससे आगे प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, मेरी गारंटी। और ये पूरे के पूरे पॉलिटी का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे इधर कवर हो चुके हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं हमारे मैगजीन से डायरेक्ट। तो देखो ये हमने सब देख लिया। अप्रूवल बोथ हाउसेस करती हैं, हर 6 महीने करना पड़ता है। इंडेफिनिट के लिए कर सकते हैं, हर 6 महीने उसको फिर से करना पड़ता है। लोकसभा का डिजॉल्व है तो उसके 30 दिन के बाद उसको डिसाइड करना पड़ेगा, तब तक राज्यसभा करेगी। स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविज़न हमने 44 से लेके आया था, जो हमने देख लिया है 2/3 बाई 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग एंड टोटल ऑफ 2/3। फिर रिवोकेशन कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है, और साथ ही साथ सिंपल मेजोरिटी से भी होगा। और 1/10 मेंबर अगर रिक्वेस्ट डालते हैं स्पीकर के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास तो भी होगा। फिर उसके इफेक्ट भी हमने देख लिए। इफेक्ट 2 आर्टिकल में पढ़ते हैं, 358 जो कि आर्टिकल 19 को सस्पेंड करता है और 3
359 जो कि आर्टिकल सारे के सारे को करता है एक्सेप्ट 20 एंड 21। ओके, ये पूरा का पूरा देख लिया है। जैसे समझ लीजिए आपकी पॉलिटी की हमने लक्ष्मीकांत से ही जितना था वो सब का सब बता दिया है। ओके, रीज़न क्या होते हैं इंटरनल इमरजेंसी पोज करने के लिए, जो कि 75 टू 77 में जो लगाई थी इंटरनल इमरजेंसी, उसकी बात चल रही है कि क्यों लगाई गई थी। तो भाई इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट था कि उस वक्त इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहे थे, 30% के आसपास, बहुत ही हाई। अभी तो सिर्फ 6-7% चल रहे हैं। फिर गुजरात और बिहार में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट चल रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी जुडिशरी के साथ भी, क्योंकि इलेक्शन का मैटर था कुछ कुछ, तो वो भी था। और अपॉइंटमेंट का भी मैटर था, एन राय की चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी थी उसके रेट। तो ये सारे रीजंस थे इम्पोज करने के। इम्प्लीकेशंस क्या हुए वो इमरजेंसी के, तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो वही सिविल लिबर्टी हमारी सारी की सारी चली गई। फिर इवन प्रेस काउंसिल को भी अबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि आप न्यूज़पेपर जो भी छापोगे उसको पहले प्री सेंसरशिप से पास होना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट देखेगी न्यूज़पेपर में क्या लिखा है फिर चलो ठीक है। और जो प्रेस काउंसिल था उसको तो हमने बंद ही कर दिया। इसके साथ मैनी जनरल्स बंद हो गए थे, बहुत सारे लोग जो एक्टिविस्ट थे वो उसको भी जेल में डाल दिया गया था। तो सिविल लिबर्टीज़ बुरी तरीके से चली गई थी। फिर पावर है वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो गया था। इन्होंने बोल दिया था कि अब से लोकसभा 5 साल नहीं बल्कि 6 साल रहेगी, क्योंकि वो लोग रूल में थे। फिर क्रैकडाउन और डिसेंट हो गया था कि बहुत सारे लोग थे जिनको बिना ट्रायल के ही जेल में बंद कर दिया जा रहा था, मतलब कोई केस बेस नहीं चल रहा है, जजमेंट नहीं आ रहा है, बट आप जेल में हो। वो हो रहा था मीसा एक्ट के थ्रू। मीसा अभी काम नहीं करता है, जब तक मुझे पता है ये अबॉलिश हो चुका है। ओके, फिर सोशल इम्पैक्ट भी रहे। सोशल इम्पैक्ट जैसे कि मिसयूज़ ऑफ पावर हुआ, टॉर्चर हुई, बहुत सारी कस्टडियन डेथ हो गई, जेल में ही लोग मर गए। जो स्लम्स थे उसको बहुत ही बुरी तरीके से हटाया गया था, वहाँ पे हज़ारों लोग डिस्प्लेस हो गए थे, एक जगह मतलब अपने घर बार टूट गया था। ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट क्या हो जाता है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आरएसएस, फिर जमियात मिल्लत इस्लामिया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया था कि आप अपना काम नहीं कर सकते हो। तो ये डिसहार्मनी पैदा करता है ना अपने सोसाइटी में। फिर फोर्स स्टरिलाइजेशन, मतलब कि फोर्सली पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लिए जा रहे थे, यानी कि नसबंदी जैसे मेजर्स थे कि आप भाई अभी इससे ज़्यादा बच्चे जिसके भी होंगे उसको हम गवर्नमेंट जॉब से हटा देंगे, तो आप अपनी नसबंदी करवा लीजिए, आप आगे इसको रिप्रोडक्शन में जुड़ ना पाओ इसलिए। तो ये भी बहुत बुरा था। इवन हमारे रिलेटिव है वही ये सब बातें बता रहे थे कि कैसे इमरजेंसी के दौरान इनको ये सब का सामना करना पड़ रहा था। फिर इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसको ही आपने बंद कर दिया था। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप आपने कम कर दिया कि भाई आप ये जुडिशरी जो है, एक एक्ट आया इधर तो नहीं लिखा हुआ है बट उसमें वो बोले थे कि भाई जुडिशरी प्रेस पीएम पे और स्पीकर पे कुछ भी नहीं बोल सकती है, वो स्पीकर दोनों जुडिशरी के इम्यून है, तो वो गलत है, ठीक है। फिर इरोजन ऑफ ट्रस्ट भी ऐसा आप करोगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर से ट्रस्ट उठ ही जाएगा ना भाई लोगों का। ओके, तो इतना सारा बुरा हुआ था। अभी आप खुद तय कर लेना कि भाई इमरजेंसी अच्छी थी या बुरी थी। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो इट वॉजंट राइट। ओके, चेंजेस क्या है, अगर इमरजेंसी लगाई तो बाद में गवर्नमेंट बदल गई थी और गवर्नमेंट बदली तो जो जो भी गलत किया उसको ठीक करेंगे, राइट। सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि भाई इमरजेंसी जो है वो रिटन रिकमेंडेशन से ही आएगी, हमने ये देख लिया, कैबिनेट देती है रिटन रिकमेंडेशन। उधर तो क्या हुआ था, कैबिनेट को पता भी नहीं था और इमरजेंसी लग गई थी। इवन वो लोग रेडियो में सुन रहे हैं कि भाई साहब इमरजेंसी लग गई है, इसीलिए बोला कि भाई कैबिनेट पूरी रिकमेंडेशन देगी। फिर फंडामेंटल राइट को बचाया गया, 2021 हमने देख लिया, आर्टिकल 359 के अंदर 2021 को बचाया गया है। फिर लोकसभा के टेन्यूर को फिर से 5 साल कर दिया, जो इन्होंने 6 साल कर दिया था। और हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी से हमेशा डिस्प्यूट होती थी, इसीलिए हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया, जो कि हमारा लीगल राइट है। फंडामेंटल से हटाया और लीगल में हमने डाल दिया। फिर हमने रिमूव कर दिया तो 278 275A, जो क्या काम करता था कि आप किधर भी आर्म फोर्सेस डिप्लॉय कर दो ताकि आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पाओ, तो हमने हटा ही दिया कि भाई नहीं 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 ये नहीं करेंगे। फिर जुडिशियल रिव्यू का स्कोप हमने फिर से बढ़ा दिया और बोल दिया कि हाँ भाई आप कुछ भी कर सकते हो, ऐश करो। ओके, कंक्लूजन क्या है भाई, तो इमरजेंसी के मेजर्स होते हैं वो सिटीजन के ट्रस्ट को हटा देते हैं, अंडरस्कोर करते हैं, और जो सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी है उसमें सिटीजन का रोल भी कम हो जाता है।
तो ये ज़रूरी है कि हम चेक्स एंड बैलेंस को स्ट्रेंथ करें, मजबूत करें और डेमोक्रेटिक सिस्टम को और अच्छा करें। ओके, इवन इमरजेंसी के चलते ये भी लगा था, एक जे.सी. शाह जस्टिस थे हमारे, उनकी कमेटी भी बनाएगी तो भाई इमरजेंसी के दौरान क्या क्या गलत हुआ है आप उसको रिपोर्ट बनाइए मस्त। ठीक है, यही था हमारा इंटरनल इमरजेंसी के चलते। थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल हो गया क्योंकि हमने पूरा का पूरा इमरजेंसी पढ़ लिया है पॉलिटी से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए हमारे यहाँ पे जो चलता है ना वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ, हम प्रोपोर्शनल राज्यसभा में यूज़ करते हैं बट पीपल का पार्टिसिपेशन वहाँ पे नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम है क्या सबसे पहले। अच्छा छोड़िए, पहले प्रोपोर्शनल देखते हैं, पहले हमारा सिस्टम देख लेते हैं हम जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या है। तो क्या है, जियोग्राफिकल, इधर से ही शुरू करते हैं। तो कोई कंट्री है वो छोटे छोटे एक जियोग्राफिकल हिस्से में बटी हुई है, ठीक है, ऐसे ऐसे हिस्से में। और जैसे कि समझ लीजिए कि गुजरात है, फिर उसके अंदर उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज बटी हुई है। और यहाँ पे कोई एक बंदा लीडर खड़ा होता है, फिर पब्लिक उसको वोट करती है। ओके, तो एवरी कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, वोटिंग प्रोसेस क्या होगी, वोटर डायरेक्ट वोट करेंगे कैंडिडेट के लिए। सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक सीट होगी भाई और उधर से एक ही कैंडिडेट जीत के आएगा, जो जीतेगा उसको 50+1 वोट लेके आने हैं। इधर पार्टी का लिखा है कि एक पार्टी बहुत सारी जगह पे सीट जीत सकती है, वो तो भाई फाइन है। एग्जाम्पल क्या है, तो यूएस, कनाडा, यूके, इंडिया, यहाँ पे हम वही फॉलो करते हैं। इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली तो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, क्योंकि राज्यसभा में हमारा अलग सिस्टम चल रहा है। बेनिफिट क्या है, सिंपल है भाई, जिसको ज़्यादा मिले वो जीत गया। कंसर्न क्या क्या है, द अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है और ये इंश्योर नहीं करता है रिप्रेजेंटेशन हर एक का। क्यों, इधर से इसकी दिक्कत समझ ली तब आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ आएगा। समझ लीजिए कि हमारी पॉपुलेशन है वो 100 है और ABC करके कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। अभी इस 100 पॉपुलेशन में से दो बंदे खड़े हुए हैं कैंडिडेट के लिए, 1 और 2, 1 2। अभी जो 100 पीपल थे, 100 में से सिर्फ वोट करने आते हैं 60 पीपल ही। अभी इस 60 में से जो 35 पीपल हैं वो वोट करते हैं राजू को, और जो बाकी के हैं 25 वो वोट करते हैं श्याम को। मतलब इसको मिले हैं 35, इसको मिले हैं 25, हो गए हमारे 25 पर 35, हाँ 60 हो गए हमारे। अभी देखिए ज़्यादा किसको मिल गए, ज़्यादा मिल गए राजू को 35, तो राजू जीत गया, बात ख़त्म। अभी पर कायदे से देखिए 100 में से सिर्फ 35 ही लोगों ने इसको वोट दिए हैं, आधे देने नहीं आए थे और आगे चाहते ही नहीं थे कि ये बने। अभी इनको वोट नहीं दिया है ऑलमोस्ट 65% ने, फिर भी उन 65 पे भी अभी रूल कौन करने वाला है, तो राजू भाई करेंगे। तो ये तो दिक्कत है ना भाई। अभी समझ लीजिए इधर और एक तीसरा भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता, ठीक है, अभी राजू भाई को हम सिर्फ 30 देते हैं, चलो 30 भी नहीं, सिर्फ 26 देते हैं, 26 वोट ही मिले हैं, और बाकी के और किसी C कैंडिडेट को मिले और किसी के D कैंडिडेट को मिले, क्योंकि होता है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 3-4 लोग भी खड़े होते हैं कई बार। तो सोच लीजिए 26 वोटों से भी वो जीत सकते थे। तो ये गलत हो जाता है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको वोट ही नहीं किया है, फिर भी आप मेजोरिटी में आ गए इसलिए आप बस जीत गए। तो इसमें माइनॉरिटी जो होगी, मतलब जो 25 वाला होगा वो भी हार गया, सिर्फ एक वोट से पर हार तो गया। तो अभी इतने सारे जो लोग होंगे जिन्होंने आपको वोट नहीं किया, आप तो उसके ऊपर भी रूल करोगे तो गलत हो गया ना। तो इसी को सॉल्व करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसमें भी गलती है बट फिर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होगी बट उधर से एक से ज़्यादा पर्सन सिलेक्ट होके आ सकते हैं, इलेक्ट होके आ सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बताया था ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो है, 100 लोग भी हैं और उधर कैंडिडेट खड़े थे ABC। समझ लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी मत मानिए, 10 कॉन्स्टिट्यूंसी मान लीजिए और ABC अलग अलग पार्टी के मान लीजिए। अभी जिस भी पार्टी को जिधर भी ज़्यादा वोट मिले हैं उस पार्टी का उतने बंदे इलेक्ट होंगे। मतलब ऐसा समझिए कि हम कर क्या रहे हैं कि कोई एक देश है, ठीक है, हम तो यही कर रहे हैं कि भाई जिसको 50 से ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। बट इसमें प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे कि समझ लीजिए कि A पार्टी को मिले 51 वोट,
बी पार्टी को मिले 30 वोट, सी पार्टी को मिले 20 वोट, 19 ही मिलेंगे, 19 मिले, ठीक है। तो हम इस प्रपोर्शन में, इनका प्रपोर्शन वही होगा ना 51%, 30%, 19%, तो इस प्रपोर्शन में हम टोटल जितनी भी सीट होंगी ना उसको बेच देंगे, ठीक है। तो जितनी भी परसेंटेज ऑफ वोट मिले होंगे, हम ये नहीं जीतेंगे कि कौन जीता कौन हारा, बट जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं उतनी उनको सीट दे दीजिए, दैट्स इट। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो माइनॉरिटी से माइनॉरिटी भी है, अगर ये इधर देख लीजिए कि ये 25 भी को वोट मिले थे, तो ये 25 वाले भी कैंडिडेट ऊपर जाएंगे, मतलब जो कम से कम वोट भी कम से कम लोगों ने भी जिनको वोट दिया है उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। इससे इंक्लूसिव हो जाएगा ना कि माइनॉरिटीज़ का भी अपना रिप्रेजेंटेटिव है और मेजोरिटी का भी रिप्रेजेंटेटिव है। इन शॉर्ट क्या होगा, फिर से बता दूं, तो जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं उतने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हम भेज देंगे अपनी लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा भी हो सकती है, स्टेट असेंबली भी हो सकती है। ये सिस्टम कहाँ पे फॉलो किया जाता है, तो ये इजराइल, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, हर जगह, बहुत सारी जगह पे किया जाता है। इसमें भी लिमिट होती है, जैसे कि इजराइल में लिमिट रखी गई है 3.25 कि इससे कम है तो फिर आपको नहीं मिलेगा भाई, कम से कम इतना तो लेके आना। अब हर एक देश की अलग हो सकती है। चलिए आगे, फिर ये क्या फ़ायदा करता है, तो भी ऑल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन में मिल जाता है, तो माइनॉरिटी की भी ट्रीटमेंट फेयरली हो जाती है, और जो भी वोट होते हैं छोटे मोटे वोट भी, वो भी वेस्ट नहीं जाते, क्योंकि उधर तो वेस्ट ही गए, चले गए, 26 लोगों ने वोट दिया, आप जीत गए, बाकी एक वोट तो जो भी पड़े वो तो वेस्ट हो गए। इधर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रपोर्शन में सीट मिलती है, कम ने वोट दिया है तो कम सीट मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर। दिक्कत क्या है इसमें, तो फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर है, और हो सकता है कि बहुत सारे कोलिजन हो, क्योंकि भाई अगर इतने सारे लोगों को आपने भेज दिया अलग अलग पार्टी से, ठीक है, तो अभी पॉलिसी कौन सी बनेगी। ये पार्टी चाहेगी कि नहीं भाई मैं फ्री बीज बांटूंगा, फ्री में मुझे पैसा देना है, ये बोले कि नहीं भाई मुझे फ्री में पैसा नहीं देना है। तो अगर इतने सारे डाइवर्जन्स होंगे तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत दिक्कत हो जाएगी, और कॉलिजन ही कॉलिजन बनेंगे कि दो पार्टी बोलेगी यार तू मेरी साइड आ जा कि मुझे गवर्नमेंट बनानी है, वो बोलेगा तू मेरी साइड आ जा मुझे गवर्नमेंट बनानी है। तो ये दिक्कत वाली बात है। इसीलिए ये मेनली हमने इंडिया में फॉलो नहीं किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा पार्टीज़ है और इतनी ज़्यादा वोट और डाइवर्सिटी है कि हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हमने रखा कि भाई सिंपल रख दो, क्योंकि ऐसा रखा तो हो लिया, हमारा देश कभी कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। ओके, अभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें भी सिस्टम होती है। सबसे पहला होता है सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट। उसका मतलब क्या है कि भाई एक वोट दिया, समझ लीजिए, यार काफ़ी टेक्निकल है इसलिए थोड़ा देर लगेगा, बट पेशेंस रखिए, सुनिए। ABC वोट दिया हमने, इसमें हम एलिमिनेट करते जाएंगे। 100 लोग हैं, पहले ये ABC को वोट दे देंगे, फिर जिसको सबसे कम मिले, समझ लीजिए B को सिर्फ 20 मिले थे तो इसको हटा दीजिए, फिर सिर्फ B और C ही बचे, फिर से ये 100 लोग वोट देंगे और सिर्फ B और C को ही देंगे। फिर ऐसा करते करते जो आखिर में बचेगा, जैसे कि समझ लीजिए A बचा होगा तो A जीत जाएगा। एलिमिनेट करते जाएंगे, जिसको सबसे कम वो उसको हटा दे जाओ। यही हम फॉलो करते हैं कहाँ पे, तो अपनी राज्यसभा में, और जो स्टेट लेजिस्लेचर बनती है वहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है वहाँ पे भी, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी, ये एक एक हटाते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं। फिर दूसरी होती है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम क्या है कि सेम प्रपोर्शन में तो जा ही रहा है कि भाई जो पार्टी को जितने वोट मिले हैं उतने परसेंट प्रपोर्शन में आपकी सीट मिलेगी, बट इसमें भी कैसे कि समझ लीजिए ए पार्टी पहले बता देगी कि हमारे कैंडिडेट की प्रायोरिटी क्या है, कि ए पार्टी सबसे पहले बोलेगी कि हम Z को रखेंगे, फिर Y को रखेंगे, फिर X को रखेंगे, ये नाम है, हाँ ये नाम है। तो ये प्रपोर्शन हुआ। अभी समझ लीजिए कि ए पार्टी को 3 सीट ही मिलती है, तो ये यही लाइनअप में, यही हायरार्की में ये 3 सीट देंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि भाई चलो W को दे देते हैं सीट, नहीं। पीपल ने आपको इसीलिए वोट किया था कि क्योंकि आपने बोला था कि हम Z को रखने वाले हैं सबसे पहले। ओके, तो ये लिस्ट सिस्टम है कि कोई भी पार्टी बता देगी कि हम कौन से कैंडिडेट को भी सबसे पहले चूज़ करेंगे, तो वो हो गया लिस्ट, कि लिस्ट बता दो अपने कैंडिडेट की, उसके मुताबिक हम देखेंगे कि आपको वोट दे या ना दे। ओके, फिर आखिरी में आता है MMPR, मतलब जो हमने ऊपर देखा था ना, इजराइल में, न्यूजीलैंड में फॉलो किया जाता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो सकते हैं नॉर्मली, जो कि कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं उतने परसेंटेज ऑफ
पीपल उधर ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखो काफ़ी थोड़ा एक्सटेंड हो गया, बट आपको अंडरस्टैंडिंग आनी ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं। जो न्यूज़ होती है इसमें कवर होता है जीएस, ये हम अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसलिए अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि यार न्यूज़ में इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, पर ये न्यूज़ नहीं है, ये गवर्नेंस का पार्ट है, ये पॉलिटी का पार्ट है। तो हमें हॉलिस्टिकली करना है और ध्यान से करना है। ऐसा समझ लीजिए अगर आपकी पॉलिटी हो रही है और गवर्नेंस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रीज़न क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम अडॉप्ट ना करें। ओके, नॉट अडॉप्टिंग। सबसे पहले डिफ़िकल्टी है वोटर को अंडरस्टैंड करने में। हाँ भाई, कैसे हम अगर मुझे आपको यही समझाना पड़ रहा है इतना मतलब, तो समझ लीजिए कि जनरल पर्सन इसको कैसे समझेगा और कैसे वोटिंग करेगा, तो डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर अनसूटेबल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर ऐसा होता रहेगा तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जैसे हमने बात की। फिर हाईली एक्सपेंसिव है कि इतना सारा अगर हम करते हैं कि भाई लीस्ट सिस्टम लेके आओ, फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो इसमें बहुत टाइम जाता है, और जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उतना ज़्यादा हमारा पैसा भी जाएगा, तो एक्सपेंसिव है। साथ ही साथ इसमें आप बाई इलेक्शन भी नहीं करवा सकते हो। बाई इलेक्शन मतलब कि समझ लीजिए कि पटना से कोई बंदा इसे इलेक्ट हुआ हुआ था, अभी वो मर गया, तो अभी इसकी सीट पे कौन आएगा, कैसे पता चलेगा। अभी हमारे सिस्टम में तो हम तुरंत इलेक्शन करवा लेते हैं, बट इधर कैसे करवाना, क्योंकि इधर तो आप परसेंटेज वाला बोलते हो, तो वो दिक्कत हो जाता है। फिर एलिमिनेट्स इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स वोटर एंड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। इधर क्या होता है कि आपको पता है कि ये भाई रिप्रेजेंटेटिव है, इसको वोट देना है, और यहाँ पे तो क्या जा रहा है कि पार्टी को वोट देना है, फिर उसके प्रपोर्शन में आप देख लोगे कि भाई इसको कितनी सीट मिलेगी, तो ये तो कॉन्टैक्ट ही हट गया। और फिर इंक्रीज करेगा ये सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम, ये पार्टी पे फोकस करेगा। ठीक है, और पार्टी पे कोई फोकस कर रहा है तो कैंडिडेट का भी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, साथ ही साथ वोटर का भी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, सिर्फ चलेगा वो पार्टी चलेगा। ओके, तो वे अहेड क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो लो कमीशन ने बोला था, ये ध्यान रखना है आपको, वे अहेड हमेशा ध्यान रखने हैं। चैलेंजेस और सिग्निफिकेंस आपको पता चल जाएगा अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है। बस वे अहेड में आप हो सकता है दिक्कत मार दो, और इनिशिएटिव भी, ये दोनों चीज़ ऐसी होती है, उसको आपको याद रखना है। वे हेड में लो कमीशन की 170th रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई एक छोटे से बेस पे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये शुरू करो धीरे धीरे, और फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा रहा तो इसको हम अडॉप्ट करेंगे, और नहीं रहा तो नहीं करेंगे। ओके, फिर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन डिलिमिटेशन 2026। अब डिलिमिटेशन क्या होता है, तो जितनी पॉपुलेशन में चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी चेंज करें, क्योंकि अभी ये अगेन पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा और अलग से टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसको बताना। इन शॉर्ट में क्या है कि डिलिमिटेशन, कि हमने देश में इस तरीके से सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिमिलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो और सिमिलर नंबर ऑफ उसके कैंडिडेट हो। मतलब कि एक, समझ लीजिए 1 लाख पीपल है तो उसके ऊपर एक बंदा है, और पूरे देश में यही सिस्टम चल रहा है। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अभी समझ लीजिए किसी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ गई या फिर किसी जगह पे कम हो गई, तो हमें फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा ना, तो यही होता है डिलिमिटेशन। ठीक है, कि पॉपुलेशन को चेंज के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी चेंज लेके आओ। पर ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी है, उसको हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि 2026 में डिलिमिटेशन लेके आओ, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल चुके हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। ओके, इतना ही था इस न्यूज़ में, बहुत सारा मैंने बता दिया। ठीक है, आपको ज़्यादा कोई भी टॉपिक लॉन्ग लग रहा है ना तो मुझे बता दीजिए, मैं इतना आपको बताऊंगा नहीं और जल्दी करने की कोशिश करूंगा। चलिए, फिर है मिशन कर्मयोगी। अभी भाई ये जो आप सिविल सर्विस जब ज्वाइन करोगे ना तब ज़्यादा काम आएगा। ये क्या है, तो जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं उनको ट्रेन करने वाली बात है, कि उनको आप ट्रेन कैसे करोगे, उसको ज़्यादा प्रोफेशनल बनाओगे और ज़्यादा मोर फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विस को और आप अच्छा करो। ओके, ये जो मिशन कर्मयोगी है उसका वो किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCSCB, मिशन कर्मयोगी। इसको 3 साल हो गए हैं जब से ये निकला था। ओके, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है भाई, तो ये जो बॉडी है हमारी NPCSCB, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं,
प्राइम मिनिस्टर HR काउंसिल सॉरी, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होते हैं जो उनके कोऑर्डिनेट करते हैं, सब कुछ बताते हैं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट मतलब कौन, IAC होंगे जो बनेंगे वो। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है इसके अंदर, फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का क्या काम है भाई, ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स बनाओ, ट्रेनिंग को सुपरवाइज करो और शेयर करो रिसोर्सेज को। जबकि स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम क्या है, तो ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी, हटा देता हूँ यार, आई गॉट कर्मयोगी। ये 100% गवर्नमेंट ओन करता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल होता क्या है, तो कोई भी एक बड़ी स्कीम के अंदर या फिर कोई एक बॉडी सी कोई कंपनी के अंदर या कोई बड़े एम के अंदर हम कोई अपना छोटा सा एम को सिक्योर करने के लिए कुछ करें, वो है स्पेशल पर्पस व्हीकल। जैसे कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अंदर हमने पर्टिकुलरली ऑनलाइन को देखने के लिए, हम बहुत कुछ देख ले ना ये कैपेसिटी बिल्डिंग में, उसमें एक चीज़ यानी कि ऑनलाइन को देखने के लिए हमने स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया। ठीक है, मतलब एक बड़े एरिया में किसी छोटे एरिया पे फोकस करना, वही है स्पेशल पर्पस व्हीकल। उसका काम ही, पर्पस ही वही है कि इस पर्पस को फुलफिल करो आप बस। ओके, अभी मिशन कर्मयोगी की गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि सिविल सर्विस के लिए क्या प्रिंसिपल है, ये फॉलो कर लीजिए अभी से, तो आपको ज़्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले बोला है हमें शिफ्ट करना चाहिए रूल बेस्ड ट्रेनिंग को न करते हुए रोल बेस्ड ट्रेनिंग, कि जिसका जो रोल है उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। फिर हमें मूव करना चाहिए कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच पे फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, की बंदे की कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाए। ठीक है, वो बंदा स्किल अच्छा ले ले, एटीट्यूड अच्छा हो जाए, उसके अंदर नॉलेज हो जाए, साथ ही साथ उसको ये अप्लाई कैसे करना वो भी पता चल जाए। फिर हम मैंडेट लाए हैं 70-20-20 मैंडेट। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हम सीख रहे हैं वो सीखेंगे कैसे, 70% तो हम खुद अपने जॉब के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, 20% जो होगा वो हम वर्किंग विथ अदर के साथ सीखेंगे, और जो 10% है वो हो सकता है कि हम ट्रेनिंग के साथ सीखें। ओके, दूसरा क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले गोल सेटिंग करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, अचीवमेंट करनी चाहिए कि ये हमारे क्या वही रहेगा कि गोल सेटिंग, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फिर उसके लिए प्लानिंग करो और फिर अचीवमेंट करो। ओके, ये मिशन कर्मयोगी उसी पे बेस्ड है और उसी के लिए आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। फिर इस्टेब्लिश कर देंगे हम अनबायस सिस्टम ऑफ इवोल्यूएशन, की इवोल्यूएट करो भाई कि अंडर मिशन कर्मयोगी काम कैसा चल रहा है, ये फेयर है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। फिर डेमोक्रेटाइज करो और जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग रहे, ऐसी कोशिश करिए। फिर मूव बियॉन्ड द साइलोज, मतलब जो आपका गवर्नमेंट स्फीयर है, जो आपका एरिया है, उसके बाहर भी आप देखो, उसके बाहर भी क्या करना चाहिए वो भी चेक करो। ठीक है, तो ये है हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिशन कर्मयोगी के। ओके, तो मिशन कर्मयोगी में कौन से प्रिंसिपल्स पे हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्या हमें करना चाहिए। ओके, और एक छोटा सा मेरा रह गया आई गॉट, जो कि कर्मयोगी का प्लेटफॉर्म है। उसका काम है कि ऑनलाइन पोर्टल पे गाइडेंस प्रोवाइड करो ऑफिशियल्स को और मॉनिटर एवेल्युएट करो की परफॉर्मेंस को कि भाई क्या ये सीख रहे हैं, यानी इन शॉर्ट ऑनलाइन डिजिटली आपको और ज़्यादा अच्छा बनाने का है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका, कर्मयोगी के क्या फ़ायदा होगा, तो हमारी पहले हमने देखे थे वो प्रिंसिपल्स थे कि क्या करना चाहिए, फिर प्रोफेशन इससे हम देख रहे हैं क्या फ़ायदा है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है। तो भाई प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएगी, डेफिनेटली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ऑफिसर्स के पास, अगर वो अच्छा बंदा है और अच्छा ट्रेनिंग लिए हुए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। वो IAS से ज्वाइन कर रहे हैं पर पॉसिबल है कि वो बन जाए आखिर में कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर यूनिफॉर्म ट्रेनिंग अप्रोच हो जाएगी, सबके लिए सेम ट्रेनिंग चल रही है, नेशन वाइड चल रही है, सबके लिए अच्छा फ़ायदा है, ट्रेनिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी। फिर जो दूसरे सिविल सर्वेंट होंगे वो भी इससे इंस्पायर होंगे, इंस्पायरिंग टू बी ए सिविल सर्वेंट। साथ ही साथ जो सिविल सर्विस है उसको ज्वाइन करने के लिए भी लोग ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि भाई ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे भी वो तो हम होने ही वाले हैं। ओके, और डिसऑनेस्टी हम कर सकते हैं कम, एसेट्रा एसेट्रा। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, सिटीजन सेंट्रिक हम बातें करेंगे, अच्छा है। इसके भी कुछ कंसर्न्स हैं, क्या है कंसर्न्स हैं, तो स्केलेबिलिटी नहीं बढ़ रही है एक्चुअली में। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे अराउंड 1.5 करोड़ गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या हम उसको सेम ट्रेनिंग दे के अच्छा कर सकते हैं, नहीं। अलग अलग लेवल के ऑफिसर अलग अलग ट्रेनिंग मांगते हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है, तो हमें सबको अलग अलग देना पड़ता है, तो ये थोड़ा इशू हो जाता है। फिर ओवर सेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि ये सेंट्रल की स्कीम है और सेंट्रल उसको कंट्रोल करता है, तो ये सेंट्रलाइजेशन है ना। ओके, कि सेंटर चाहे उस तरीके से ट्रेनिंग देगा, उस तरीके से फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेगा, तो इसमें स्टेट थोड़ा सा अगेंस्ट होते हैं।
फिर रेजिस्टेंस है कि ब्यूरोक्रेसी वो खुद ही स्टेटस कोस्ट है, रिलक्टेंट टू चेंज है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि उसमें कुछ चेंज आए, वो जो है वो ठीक है। फिर रिलेवेंस टू जॉब फंक्शंस, कि भाई जो एक्चुअली में जो हम जब जॉब करने जाते हैं ग्राउंड पे, तो अलग अलग स्टेट के लोगों की, अलग अलग रीजन के लोगों की अलग अलग डिमांड होती है। आप सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसको एड्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या है तो भाई, तो ये इंडिया की हम सेंटर की स्कीम है, तो हम स्कीम तो बहुत अच्छी है, इससे फ़ायदा होगा, रेड टेपिज्म कम होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। बट ज़रूरत क्या है कि हम स्टेट के साथ थोड़ा सा और कोऑपरेशन करें, सिविल सर्विस की स्पेसिफिक नीड्स को हम देखें और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कर पाएँ, उसका हम ध्यान रखें। वही नॉर्मल हमेशा कंक्लूजन लिखो तो क्या लिखो, जो जो भी आपने ऊपर पॉइंट लिखे हैं, पहले हमने सिग्निफिकेंस लिखा था ना, तो हमने सिग्निफिकेंस बोल दिया कि हाँ भाई इससे ये फ़ायदा होगा। फिर हमने इशू में बोला था, तो हमने बोल दिया कि बस इस इशू को एड्रेस करो, और फिर आखिरी में बोल दिया कि हाँ भाई फ़ायदा होगा। दैट्स इट। हमेशा कंक्लूजन देते हुए पॉजिटिव साइड रखनी है, नेगेटिव नहीं रखनी है, वो ध्यान रखना। ओके, एक्स्ट्रा न्यूज़ है, उसको भी देख लेते हैं। अदर इनिशिएटिव क्या क्या है सिविल सर्वेंट के लिए, तो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है हमारी। फिर आरंभ है, आरंभ का काम क्या है, तो वही फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग के लिए। फिर नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी है, सेम, कि ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी ताकि सिविल सर्विस और एफिशिएंट हो जाए और अच्छी हो जाए। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज़ में हम चलते हैं, ये शायद आखिरी बड़ी न्यूज़ है। हाँ, ये आखिरी बड़ी न्यूज़ है, ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। देखो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले हम सबसे पहले चेक करें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। ओके, मिस इन्फॉर्मेशन सबसे पहले होती क्या है, तो फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट शेयर विदाउट हार्मफुल इंटेंट। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलती से हुई है, इसका इंटेंट ये नहीं होता कि किसी का नुकसान हो जाए, बट स्टिल इट कैन बी हार्मफुल। देखो इंटेंट ये भले ही ना हो, अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी तो नुकसान होगा कि ही ना, डेफिनेटली। एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि रिसेंटली ना हमारे यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक ब्रिज था, कि वो ब्रिज वही टूट चुका है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन थी, किसी ने जानबूझ के फैलाई होगी, हो सकता है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ना ही वो ब्रिज टूटा था, ना ही उसमें कोई गड्ढे थे, कुछ भी नहीं हुआ था। बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो लोग उस ब्रिज का यूज़ करने वाले हैं वो उधर से नहीं जाएंगे। ठीक है, बट इंटेंट आपका ऐसे ही हो सकता है कि भाई ऐसे ही बता दो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट हाँ उससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब ये फॉल्स और मिसलीडिंग होता है, वो इंटेंट कैसा भी हो, मेन क्या फोकस होता है कि भाई कुछ इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हम गेन कर लें और पब्लिक हार्म हो जाए तो वो भी हो जाए, ये जानबूझ के की हुई बात है। हाँ, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाना जानबूझ के, मिस इन्फॉर्मेशन गलती से है। ओके, ऐसा बोला जाता है, बोला क्या ऐसा है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसमें से आधों के पास मोबाइल फ़ोन्स है, इंटरनेट एक्सेस है, तो इससे मिस इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी फैल जाएगी, राइट। सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन फैलती क्यों है, ड्राइवर्स क्या क्या है उसके, तो सबसे पहले क्लियर एंड सिंपल मैसेज होता है, लोगों को लगता है सही ही होगा भाई, तुरंत फॉरवर्ड करते हैं बिना कुछ देखे। ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं, जैसे कि वो कोई चैनल पहले से बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, उन्हें जैसे ही उधर मैसेज आता है वो मान लेते हैं सही है। हो सकता है कि वो चैनल को ही किसी और जगह से गलत इन्फॉर्मेशन आई हुई है। फिर कंफर्मेशन हम कभी भी करते ही नहीं है। अगर पीपल ऑलरेडी ऐसा मान चुके होते हैं कि हाँ भाई, कि समझ लीजिए कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोग गलत होते हैं, और अगर कुछ उसके रिलेटेड कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आई है, वो ऑलरेडी मान ही लेंगे कि हाँ भाई ये तो होता ही है, वो कभी चेक करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो उनके जो बायसेस हैं पहले से बने हुए, उसको ये कंफर्म कर देते हैं। फिर इमोशनल रेसोनेंस, तो जो इमोशनल मैसेजेस होते हैं वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन, एक सिर्फ फ़ोटो थी कि जो सीरिया में जब अटैक हुआ था उस वक्त एक लड़की की फ़ोटो कैप्चर की गई थी कि कैसे उसके पास खाना नहीं है, ये वो। अभी यही सीरिया वाली फ़ोटो यूक्रेन के वॉर में भी यूज़ हुई, ये देखो ये लड़की की हालत। फिर यही सीरिया वाली फ़ोटो इसराइल और हमास का वॉर हुआ उधर भी यूज़ हो रही थी। ये फैक्ट चेक है कि सेम फ़ोटो है, बट ये बार बार अलग जगह यूज़ हो रही है, और बताए फिर भी शेयर होती जा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार कितना गलत बात है, इमोशनल हो जाते हैं। और फिर इंफॉर्मेशन वैक्यूम है कि आपको एक्यूरेट सोर्स पता ही नहीं है, तो आप कहाँ से भाई उसको लेके आ पाओगे, सही इंफॉर्मेशन क्या है। ओके, तो ये फैक्टर्स ऑफ ड्राइविंग मिस इन्फॉर्मेशन है,
आप खुद इसको समझते भी हो और आप उसको देखते भी हो, बट हाँ आंसर में आपको वर्ड आना ज़रूरी है। आगे देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बबल है भाई, ये ज़्यादा करेगा क्या कि जो ऑलरेडी आपको प्रीजुडिश है, प्रीजुडिश मतलब पूर्व धारणाएं आपने जो बना ली है उसको ये और बढ़ाएगा, रेसिज्म बढ़ा देगा, मिसोगनी करेगा, डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ा देगा। थ्रेट टू डेमोक्रेसी है, इससे हो सकता है वायलेंस बढ़ जाए। इवन एक मिस इन्फॉर्मेशन के चलते थोड़े टाइम पहले कोई पॉलिटिशियन के रिलेटिव थे, उन्होंने कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी थी, उन्होंने उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसकी वजह से दंगे हो गए। तो हो सकता है थ्रेट टू डेमोक्रेसी है इसके चलते, ऊपर से हो सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शन आउटकम्स, मिड लीडिंग वोट्स कैंडिडेट्स अंडरमाइंड। ये हमेशा रशिया लास्ट ईयर बोला था कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं वो यूएस की वजह से बकवास हो गए हैं। यूएस ने मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैलाई है करंट रूलिंग गवर्नमेंट के चलते कि हमें वोट कम मिल रहे हैं। फिर मिस इन्फॉर्मेशन से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव कम कर सकते हैं। जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, हम मानते ही नहीं है कि भी ऐसा कुछ हम जो कर रहे हैं वो उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अगर हम ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो और हमारा एक्शन कम हो जाएगा। जैसे कि ग्रीन वॉशिंग, कोई कंपनी ग्रीन वॉशिंग, मैंने शायद कल ही बताया था कि कोई कंपनी ऐसा जानबूझ के बताती है कि हमारे जो प्रोडक्ट है ना वो सस्टेनेबल है और बायोडिग्रेडेबल है, या फिर हम एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में वो कर नहीं रहे होते हैं। अब ये क्या हुआ, मिस इन्फॉर्मेशन हुआ ना, आपको जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कंपनी ने क्लाइमेट के लिए कुछ कर लिया, बट एक्चुअली में कुछ किया ही नहीं है, ऊपर से ख़राब किया है। तो ये आपको दूर लेके जाती है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा के लिए। साथ ही साथ यही इशू हमें कोविड-19 वैक्सीन में भी देखने को मिला था। फिर एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी भी हो जाएगा, इकोनॉमी हमारी ख़राब हो सकती है बिल्कुल, कोई लड़ाई हो जाए या फिर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। चैलेंजेस क्या क्या है, हम क्यों इसको भी टैकल नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कि आप किसको देखोगे, और इतने ज़्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं। फिर रिमोटनेस है रीडर की, जो रीडर पढ़ रहा है बैठे बैठे दूर दराज में, वो एक्चुअल वर्ल्ड से काफ़ी दूर है। हो सकता है हम और आप कहीं बैठे हो दोस्तों के साथ, हमें पता चल जाए कि नहीं नहीं यार ये तो गलत बात है, बट जो दूर बैठा है उसको कैसे पता चलेगा। फिर डेटा इंस्क्रिप्शन है कि एक दूसरे जो बात करते हैं वो डेटा इंस्क्रिप्ट रहता है, वो व्हाट्सअप का ही रहता है, आपको पता है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। अब वो इंस्क्रिप्टेड डेटा कोई पढ़ नहीं सकता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और कौन फैला रहा है। फिर मीडिया इलिटरेसी है कि एक डेटा है कि ज़्यादातर जो 65 अबाव के एज के पीपल हैं वही सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, और ये तो इंस्टाग्राम में भी फेमस है कि ये तुरंत मान लेते हैं हाँ भाई ऐसा हुआ है यार, तुझे क्या पता, देख व्हाट्सएप पे आया हुआ है। फिर एंगेजिंग कंटेंट है, मीम्स है, जोक्स हैं, ट्वीट्स हैं, ऐसे आते हैं कि आपको लगता है मज़ा आ रहा है भाई, और इसी के चलते आप धीरे धीरे इतना मिस इन्फॉर्मेशन गेन कर लो कि आपको भी पता नहीं चलेगा। इवन सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है मेडिकल में। लोग अपने आप से दिमाग लगा के ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि भाई ये खाना चाहिए, इससे ये हो जाता है, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं होता है। तो इसी के चलते जो ओरिजिनल डॉक्टर होते हैं उसका तो काम जैसे कुछ है ही नहीं, इन्फ्लुएंसर्स ही अपनी बातें बता देते हैं। चलिए वे फॉरवर्ड क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और इनिशिएटिव पहले देख लेते हैं। इनिशिएटिव क्या लाए गए हैं, तो यूनेस्को ने लाया है सोशल मीडिया फॉर पीस। इसको आप कोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि सोशल मीडिया में कैसे हम पीस रख सकते हैं, कैसे हार्मफुल कंटेंट को कम सब कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये वही प्रिवेंट करता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ यार, अगर फैला रहे हो ना तो आपके अगर ऊपर चार्जेस लगेंगे जो भी लॉ के अकॉर्डिंग लग रहे होंगे। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो तो पिनलाइज करता ही है आपको, फेक न्यूज़ फैलाई तो चलो अंदर। फिर भारतीय न्याय संहिता 2023, अभी ये रिसेंटली जो अमेंड हुई है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से फेक न्यूज़ को फैलाने को गलत मानती है और आपको ऊपर पेनल्टी लग सकती है। फिर पीआईबी का फैक्ट चेक यूनिट है, इवन इसको ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं खुद ज्वाइन हूँ। ये आपको हर एक चीज़ दिखा देता है कि ये सही है कि गलत है, जो जो ज़्यादा वायरल चल रही होगी। ओके, ये फैक्ट चेक यूनिट हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और नॉर्मली भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो यही चेक करता है कि क्या गलत है क्या सही है। ये आप कोट करोगे, ये आप याद रखोगे कि फेक न्यूज़ को या फिर मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो यूएन की गाइडलाइंस है,
ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी 5 प्रिंसिपल दिए हैं उन्होंने। सबसे पहला है सोशल ट्रस्ट और रेजिलियंस हमें रखना है, ताकि वल्नरेबल जो भी ग्रुप है, वुमेन, ओल्डर वन, चिल्ड्रन, उसको दिक्कत ना हो। फिर हेल्दी इंसेंटिव्स, तो भाई ऐसे बिजनेस बनाओ जो कि एक्चुअली ह्यूमन राइट्स को देख रहे हैं, ना कि अपने फ़ायदे को देख रहे हैं। फिर पब्लिक को एम्पावर करो कि उसको खुद पता चले कि क्या सही है क्या गलत है, किस पे ट्रस्ट करना, कैसी प्राइवेसी अपनी मेंटेन करनी, ये सब वो खुद ही देख ले। फिर इंडिपेंडेंट फ्री प्लूरलिस्टिक मीडिया बनाओ जो कि एक्चुअली फ्री हो और जो अच्छे से काम कर रहा हो, ना कि वो मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर चल रहा हो। ओके। फिर ट्रांसपेरेंसी और रिसर्च और अच्छी करो कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सही है या नहीं है। ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनकी बात है, नो वन शुड बी एट द मर्सी ऑफ एल्गोरिदम दे डू नॉट कंट्रोल विच वॉज नॉट डिज़ाइन टू सेफ गार्ड दैट इंटरेस्ट। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो एल्गोरिदम सेट होती है किसी भी प्लेटफॉर्म की, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी की भी, वो एल्गोरिदम पर्सन खुद सेट नहीं करता है, वो यूट्यूब करके देता है या फिर इंस्टाग्राम करके देता है, कोई भी सोशल मीडिया। अभी उस एल्गोरिदम के चलते हमारे सामने कुछ ना कुछ फीड आती है, न्यूज़ आती है, और हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो ग्यूटेरस वही बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एल्गोरिदम के चलते कोई बंदा उसका शिकार हो जाता है, वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, दैट्स इट, यही था इस न्यूज़ में। इसके रिलेटेड एक न्यूज़ है कि वर्ल्ड समिट और इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है। तो देखो, बहुत सारी बॉडीज़ है, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, फिर यूनेस्को, UNDP, UNCTAD, इन सब ने मिलकर एक बॉडी बनाई है, WSIS, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसका काम क्या है, बस यही मिलते हैं, चलते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन चलती है उसके रिलेटेड बात करते हैं कि कैसे हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई थी जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में, जिसको बोला गया था WSIS +20, मतलब 20 साल होने के, उसका इस्टेब्लिशमेंट जब से हुआ तब से 20 साल। ओके, कुछ काम का नहीं है हमारे ये, बस नाम देख लीजिए। और इंडिया इसने पार्टिसिपेट किया था, यानी इसका मेंबर है, वो देख लीजिए कौन बनाया था, ये सब बॉडीज़ बनाई थी। चलिए, अभी हम शॉर्ट न्यूज़ कवर करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी कर लें, क्योंकि जो हमने 2-3 न्यूज़ कवर की ना, उसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। सबसे पहला न्यूज़ है, जो नए क्रिमिनल लॉज हमने बनाए हैं, IPC, CRPC को हमने हटा दिया है, एविडेंस एक्ट को हटा दिया है, उसके बदले हम लेके आए हैं BNSS और BSA। ठीक है, वो कब से इम्प्लीमेंट होंगे, तो जुलाई 1 से होंगे, मतलब हो गए हैं अभी, क्योंकि ये वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रही है, ये PDF भी पुरानी है। रिफॉर्मेटिव जस्टिस, भाई सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हमने जस्टिस बोला है वो और अच्छा हम हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये कम्युनिटी सर्विस बोला है, ना कि जेल। मतलब छोटे छोटे जो पेटी क्राइम्स होते हैं उसमें हम जो जेल देते थे, अभी हम जेल नहीं दे रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं कुछ सर्विस कर लो कम्युनिटी के चलते, कम्युनिटी की सर्विस कर लो। फिर मॉडर्नाइजिंग जस्टिस सिस्टम, क्योंकि जो हम पहले यूज़ कर रहे थे वो बहुत ही पुराना एक्ट था और वो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था, तो अभी हम उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अभी इंफॉर्मेशन डिजिटली भी जाती है तो मस्त इजीली चली जाती है, इससे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है और कोलैबोरेशन भी बढ़ता है डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। इसमें बस एक चीज़ बोली है जो कि काम की नहीं है, कि भारतीय न्याय संहिता के जो कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि हिट एंड रन, उसको हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं करें, उसको बाद में करेंगे, क्योंकि अभी कुछ बातचीत चल रही है, आपको पता होगा, ये पोर्श वाला इंसिडेंस हो गया, उससे पहले एक अहमदाबाद में हो गया था, ये मतलब ये होता रहता है, इसलिए हमने उसको अभी होल्ड पे रखा है। चलिए, न्यू एक्ट जो आया है, भारतीय न्याय संहिता, पुराना IPC हमने हटा दिया है, उसका फ़ायदा क्या है भाई, मेजर पॉइंट, तो हमने कम्युनिटी सर्विस डाल दी है, ऊपर भी देखा। फिर जो सेक्सुअल एक्ट होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, उसको हमने क्लासीफाई किया है कि भाई अगर वुमेन है वो 18 के मतलब 18 साल से कम वाली है, तो वो उनके ऊपर जो भी असोल्ट हो रही है वो रेप काउंट होगा, वो वेदर उसकी कंसेंट होगी या नहीं होगी। फिर टेररिस्ट एक्ट है, उसको भी हमने एक अलग से एक्ट में डिफाइन कर दिया है, सेपरेट ऑफेंस बना दिया है। पहले हम UAPA के अंदर या किधर भी गिन लेते थे कि ये टेररिज्म है, चलो। इवन हम सेडिशन रखे हुए थे, अभी हमने सेडिशन को हटा ही दिया है, सेडिशन बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था, तो हमने सेडिशन को हटा दिया और टेररिज्म को एक अलग से ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। फिर दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा, देखो ये बहुत सारा है, इधर तो बहुत समरी में दिया है। नागरिक सुरक्षा संहिता में हमने क्या किया है, तो बोला है जो भी अंडर ट्रायल है और जिसको अपनी जेल का, मतलब समझ लीजिए कि किसी ने खून किया है और खून की सज़ा 14 साल होनी चाहिए, बट अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है,
और ये प्रूव ना होते हुए भी उसने 7 साल तो काट भी लिए, तब तक केस ही चल रहा है, तो अभी उसको आपको बेल पे छोड़ना ही पड़ेगा। फिर भले ही उसने किया होगा या नहीं किया हुआ वो बात की बात है, बट 7 साल काट लिए हैं तो उसको आपको बेल को छोड़ना पड़ेगा। फिर सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट, वो सब आप थंब इम्प्रेशन ले सकते हो, फेस रिकॉर्डिंग, वॉइस सब आप रख लो, चलेगा। ये नागरिक सुरक्षा संहिता है। फिर आखिरी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब कि एविडेंस एक्ट। इसमें क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको आप ले सकते हो और वो लीगल भी है, और ओरल एविडेंस के एविडेंस को भी आप यूज़ कर सकते हो कोर्ट में। ओके चलिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाले ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो भाई ये भी उसी के तरीके से आया है। ये रिपील किया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट को, और उसके बदले आ गया है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। इसने न्यू क्या लेके आया है, तो भाई ये डिफाइन कर लिया है टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, यूज़र क्या होता है। फिर राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क होता है, उसको इसने और अच्छा बना दिया है। राइट ऑफ वे क्या होता है कि भाई कोई भी कंपनी कैसे कोई नेटवर्क नया इस्टेब्लिश करेगी, नया फाइबर केबल लगाएगी, ऐसा जो भी होता है उसकी परमिशंस को बोलते हैं राइट ऑफ वे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कॉन्फर्मिटी असेसमेंट मेजर के लिए, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्रा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र हो पाए, इसीलिए हमने डू नॉट डिस्टर्ब जैसे बातों को भी बोल दिया है। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट देनी है तो उससे पहले भाई यूज़र की कंसेंट लो, बाद में एडवर्टाइजमेंट देना है, ऐसे ही नहीं कि आप देने लगते हो। और फिर लास्ट में हमने बोला है कि जो हम बनाएंगे एक अलग से डिजिटल भारत निधि, जिसका पहले नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, इसको हमने हिंदी में कर दिया है डिजिटल भारत निधि। इसका काम क्या रहेगा, तो भाई सपोर्ट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टेलीकम्युनिकेशन में। ओके, जनरल पॉइंट्स है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी हमारी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ये फोकस करता है, नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करता है। ओके, आगे का न्यूज़ है, तो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आ गया है। ये भी क्या करेगा, जो हमारा पुराना था उसको हटा देगा, उसको रिपील करेगा, न्यू आ गया है। न्यू में हम क्या लेके आए हैं, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस अपॉइंट होंगे एज हेड ऑफ इंडियन पोस्ट। फिर यही डिसाइड करेंगे, ये जो पोस्ट के हेड हुए हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन सी सर्विस पे कितना चार्ज लेगा, कैसी सप्लाई होगी, और कैसे पोस्टल स्टैम्प का सेल होगा। फिर कोई भी पोस्ट अगर जाती है, ये एक्ट पावर देता है कि उस पोस्ट में आपको लगता है कि भाई कुछ दिक्कत है, तो आप उसको कभी भी खोल के चेक कर सकते हो, इंटरसेप्ट कर सकते हो कि भाई चलो देख लेते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, तो भाई सिक्योरिटी बनी रहे और इमरजेंसी के टाइम पे कोई हमें दिक्कत ना हो जाए, पब्लिक सेफ्टी अच्छी रहे, पब्लिक ऑर्डर अच्छा रहे, इसी तरह चलते हम करते हैं। और दूसरा क्या बोला है कि जो छोटे मोटे ऑफेंस हो हैं इधर भी, जो पहले लगता था पीनल प्रोविज़न, तो अभी हमने पीनल प्रोविज़न को पूरी तरीके से हटा दिया है इसके अंदर। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है एक्ट की, तो मोर सिटीजन सेंट्रिक सर्विस बढ़ेगी भाई, और गवर्नमेंट की स्कीम की बेनिफिट मिल पाएंगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज़ ऑफ लिविंग होगी, बकवास बातें हैं सब। पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, एक्स्ट्रा न्यूज़ है। तो भाई फर्स्ट पोस्ट हमारी बनी थी 1727 में। किन्होंने बनाई थी, जो ऑर्गेनाइज़ किया था पूरे के पूरे इंडियन पोस्ट ऑफिस को, तो लॉर्ड डेलाउसी पूरी की पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए थे। फर्स्ट पोस्ट उन्होंने नहीं बनाई थी, बट जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उनको ऑर्गेनाइज करने का श्रेय जाता है लॉर्ड डेलाउसी को। फिर अभी लॉर्ड डेलाउसी के बारे में 2-3 लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको पता है तो, कुछ भी। फिर प्रेजेंटिव की बात करें तो क्या है, तो जो अभी कलकत्ता में ऑफिस है जनरल पोस्ट ऑफिस, वो पहले साइट हुआ करती थी, वॉज द साइट ऑफ अ फर्स्ट फोर्ट विलियम। ओके, फिर न्यूज़ है हमारी वुमेन इन MPS, मतलब पार्लियामेंट में वुमेन का रोल कितना है, तो इसको याद रख लेना आपको, कहीं पे भी नोट्स में भी डाल दो, याद भी रख लो, कुछ भी करो, बट ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई 18 जो हमारी नई पार्लियामेंट बनी है वहाँ पे वुमेन है 74, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन है हमारा 13.6%, जो कि लास्ट टाइम से 17 जो बनी थी 2019 में उससे कम है। 19 में हमारा था तो 14.4, और 78 वुमेन इलेक्ट हुई थी, अभी कम हुई है। ठीक है, तो आप ट्रेंड भी याद रखोगे और नंबर भी याद रखोगे, बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेटस देख लेते हैं, दूसरा क्या है, तो भाई 9.7 वुमेन, 9.7 एंड 797 वुमेन कॉन्स्टिट्यूंट्स थी वुमेन 17वीं लोकसभा में। ओके, जिसमें से जीती है अराउंड 10%, 18 में, और 70 में जो थी वो थी 10% के आसपास, जो कि अभी 9% हो चुकी है। राज्यसभा में प्रेजेंटली वुमेन का कंस्टिट्यूट कितना है, तो 14% के आसपास है। ग्लोबली जो नंबर जाता है 26%, मतलब समझ लीजिए ग्लोबली अराउंड 26
27 ही समझ लीजिए, 27% है। और हमारे यहाँ पे राज्यसभा में 14 है और लोकसभा में 13 है। टोटल मार के भी हम बाजू में पहुँच रहे हैं भाई, तो ये बहुत कम है। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो भाई बेटर पॉलिसी मेकिंग होगी अगर वुमन आ जाएगी तो, क्योंकि उनको इकोनॉमिक्स की ज़्यादा अच्छी खासी ध्यान होती है। इधर ऐसा बोला गया है, क्योंकि अगर वुमन घर में सेविंग कर सकती है तो देश में भी कर सकती है। ये 50% पॉपुलेशन हमारी होती है, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनका होना चाहिए। और वुमेन इज़ लेस लाइकली टू क्रिमिनल ऑन करप्ट क्रिमिनल ऑफेंस, एंड वो करप्ट हो जाए, वो लेस लाइकली है, हो तो सकता है। चैलेंजेस क्या है, सोशल प्रेजुडिस है, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस है हमारे पास, और इंटरनलाइज पैट्रियार्की है। इवन वुमन इलेक्ट भी हो जाती है ना, चलता है प्रधानपति वाला सिस्टम। आपने पंचायत भी देखी है, वुमन भले ही इलेक्ट है बट करते हैं उसके हस्बैंड ही सब काम। इवन हम एक तो मैंने देखा है कि हस्बैंड खुद सिग्नेचर करते हैं, वुमन की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। स्टेप्स क्या क्या लिए हमें वुमन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए? अभी अभी हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लेके आए हैं, जिसमें 1/3 हम सीट रिजर्व करेंगे लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। फिर हम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, जिसमें लोकल पंचायत में, म्यूनसिपालिटी में हम 1/3 रिजर्वेशन देते हैं वुमन को। और फिर हमारे ने प्लेज भी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.5 को, जिसका काम ही यही है कि पॉलिसी मेकिंग में वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ा देना। ओके, फिर लास्ट न्यूज़ है हमारी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इसमें हमने क्या बोला है कि जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी काम कर रही है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे देना है। किनको ये देंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी को, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। क्यों देंगे भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई अगर आप ये नहीं दोगे, एडवर्टाइजमेंट कंपनी अगर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं देती है तो वो काम नहीं कर पाएगी, उसको परमिशन नहीं है काम करने की। फिर साथ ही साथ ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है, वो कोई भी अथॉरिटी होती है रिप्रेजेंटेटिव एडवर्टाइजमेंट की, उसके द्वारा साइन होता है। अभी इसमें कौन से पोर्टल में उनको सबमिट करना है ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट? तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे कर दे और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पे कर दे। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा भाई डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट से? तो सबसे पहले तो हमें पता चल जाएगा ये जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो मिसलीडिंग कोई क्लेम नहीं कर रही है। क्योंकि कभी होता है ना कि भाई ये लीजिए हमारा प्रोडक्ट कीजिए, इससे दिमाग भी अच्छा हो जाता है, बॉडी भी अच्छी हो जाती है, बट कायदे से कुछ नहीं होता है, सिर्फ शुगर बढ़ती है। फिर कॉम्प्लायंस करेंगी जो भी गाइडलाइंस हमारी दी हुई है, जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क गाइडलाइंस, फिर जर्नलिस्ट कंडक्ट एंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट कंडक्ट जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। ओके, यही है। अभी फ़ायदा क्या होगा भाई इस स्टेप का? तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी एडवर्टाइज़र के अंदर भी और पब्लिक के अंदर भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा हमारा, और बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगा लेजिस्लेचर और उसके रूल्स का। जैसे कि एग्जांपल है प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022। अगर हम पता करेंगे तभी तो होगा। ओके, दैट्स इट। अभी छोटा सा आखिरी देख लेते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने उधर इसकी बात की है। हमने बोला था कि आप सर्टिफिकेट भी किसको सबमिट करोगे, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, और एडवर्टाइजमेंट को भी कौन रेगुलेट करता है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी मतलब जिसको कोई एक्ट से बना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन होगी? जिसको कोई आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आर्टिकल में जिसको मेंशन किया गया हो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और जिसके लिए कोई एक्ट बना गया हो वो है स्टेट्यूटरी बॉडीज़। ओके, और ये क्वासी जुडिशियल भी है। क्वासी जुडिशियल मतलब कि ये जैसे जुडिशरी काम करती है ना, वैसे भी कुछ काम करती है जुडिशरी के जैसा। ये कोई कोई जजमेंट भी अपने पास, केस भी अपने पास ले पाएगी और जजमेंट भी दे पाएगी। फिर ये फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन को देखती है, ये वो न्यूज़पेपर, ये वो ठीक है। इस काउंसिल में चेयरमैन प्लस 28 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन इसके कौन हो सकते हैं? तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, और जो मेंबर है वो लोकसभा और राज्यसभा खुद अपने आप से इलेक्ट करती है। ओके, दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने पॉलिटी का पूरा सेक्शन कवर कर लिया है। जो मैं क्वेश्चन होगा वो मैं डेफिनेटली बाद में इंक्लूड कर दूंगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, और फिर आप चाहोगे तो उसके मैं मॉडल आंसर भी दे दूंगा। वो जो क्वेश्चन होंगे हमारे, जो हमने आर्टिकल कवर किए हैं उधर से ही होंगे, और आगे इसी मैगज़ीन के और 6 वीडियो आएंगे। ये पहला वीडियो था हमारा, टोटल 7 वीडियो होंगे। हम कोशिश करेंगे कि 7 में हम पूरा का पूरा कवर कर लें। ठीक है, सुनने के लिए आपका शुक्रिया, और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और लाइक भले ही ना कीजिए, इट्स फाइन, बट मुझे बता ज़रूर दीजिए कि हाँ भाई मैं सही से करवा रहा हूँ, और न पसंद आ रहा हो तो भी बता देना कि भाई सही से नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, ओके,
शुक्रिया। जय हिंद।